नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। बॉम्बे हाईकोर्ट के एक फैसले ने यह इशारा दे दिया है कि महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आने वाले 15 दिन महाराष्ट्र की तिपहिया सरकार का भविष्य तय कर देंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगे 100 करोड़ की वसूली के आरोपों को लेकर सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं और जिसके बाद बेशर्मी के साथ अपनी कुर्सी से चिपके हुए अनिल देशमुख को आखिरकार इस्तीफा देना पड़ा। और इस बार न शरद पवार की पावर काम आई और ना ही उद्धव ठाकरे की ठसक। महाराष्ट्र सरकार जितना केंद्रीय एजेंसियों को अपने राज्य से दूर रखना चाहती है, उसके मंत्रियों और पुलिस के कर्म उसे उतना ही पास ले आते हैं। राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख, जिन्हें जांच से पहले ही उनकी सरकार क्लीन चिट देती रही है, अब सीबीआई के सामने सफाइयां देने की तैयारी में जुट चुके हैं। परमबीर सिंह, जो खुद को विक्टिम बताने की कहानी लिख रहे थे, अब उनका भी पूरा चिट्ठा सीबीआई खोलने वाली है। और जब बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। गृह मंत्री से शुरू होकर बात पहुंचेगी उद्धव ठाकरे तक और फिर महाराष्ट्र सरकार पर उसकी गाज गिरने के संकेत साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। वो कैसे, ये बताने से पहले आपको जानना होगा कि बॉम्बे हाईकोर्ट में अनिल देशमुख के खिलाफ दायर जनहित याचिका में फैसला क्या आया है और इसके मायने क्या हैं। एंटीलिया केस में सचिन वाजे के एनआईए के चंगुल में फंसने के बाद सबसे पहली गाज गिरी थी महाराष्ट्र सरकार के परम प्रिय कमिश्नर परमबीर सिंह पर। उन्हें मुंबई के पुलिस कमिश्नर से सीधे डीजी होमगार्ड बना दिया गया, जो परमबीर को बर्दाश्त नहीं हुआ और अपने ट्रांसफर के 3 दिन बाद ही परमबीर सिंह ने लेटर बम फोड़ दिया, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर आरोप लगाया कि उन्होंने सचिन वाजे को 100 करोड़ की उगाही का टारगेट दिया था। जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार में हड़कंप मच गया। महाराष्ट्र सरकार के परम प्रिय परमबीर अचानक उन्हें पनौती लगने लगे। अघाड़ी सरकार ने अनिल देशमुख के बचाव में जो दलीलें और सबूत दिए, वो भी धाराशायी हो गए। जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही अघाड़ी सरकार के पितामह शरद पवार जब कह रहे थे कि अनिल देशमुख तो उस समय कोरोना में क्वारंटीन थे, लेकिन उसी समय चंद सेकंड में बीजेपी ने अनिल देशमुख के उसी दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो वायरल कर दिया। खैर, अब महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री को बचाने के दांव फेल हुए, लेकिन अघाड़ी सरकार की नैतिकता तब भी नहीं जागी। ना अनिल देशमुख ने कुर्सी छोड़ी और ना ही महाराष्ट्र सरकार उन्हें हटाने को राजी हुई। लेकिन राजनीतिक खेल में मोहरा बनकर पिट चुके परमबीर अपने आरोपों की जांच स्वतंत्र जांच एजेंसी यानी सीबीआई से कराने की मांग लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जहां उन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट भेज दिया गया। लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट में जो हुआ, उससे परमबीर सिंह की मंशा पर भी सवाल उठे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने परमबीर सिंह से जो सवाल पूछे, उसमें परमबीर सिंह खुद ही उलझ गए। कोर्ट ने परमबीर सिंह से बार बार पूछा कि देशमुख के खिलाफ बताए जा रहे आरोपों के मुताबिक कोई एफआईआर क्यों दर्ज नहीं की गई। कोर्ट ने परमबीर को फटकार लगाते हुए यह भी कहा कि आप एक पूर्व पुलिस कमिश्नर हैं, आपके लिए कानून क्यों अलग होना चाहिए? कानून के मुताबिक आपको एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी। आप खुद को कानून से ऊपर समझते हैं क्या? क्या पुलिस और नेता कानून से ऊपर हैं? आप खुद को कानून से ऊपर ना समझिए, क्योंकि कानून आपसे ऊपर है। और कोर्ट ने परमबीर सिंह से यह तक कहा कि अपराध का पता चलने पर भी आपने एफआईआर नहीं की, इसे लेकर हम आप पर भी कार्रवाई कर सकते हैं। सिर्फ मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखने भर से मामला दर्ज नहीं होता और इसी आधार पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने परमबीर सिंह की याचिका खारिज कर दी। तो सवाल यह है कि जो मुंबई पुलिस का कमिश्नर रहा हो, क्या उसे नहीं पता कि एफआईआर दर्ज करवाए बिना सीबीआई जांच की मांग नहीं की जा सकती? अगर परमबीर सिंह ने जानते बूझते ये किया है, तो क्या अदालत का दरवाजा खटखटाकर वो सिर्फ महाराष्ट्र के गृह मंत्री को किसी तरह की चेतावनी दे रहा था? आपको बता दो कि परमबीर सिंह लगातार ये बोलते रहे हैं कि उनके पास अपने लगाए सारे आरोपों के सबूत हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख के खिलाफ जो सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं, वो एक और जनहित याचिका के आधार पर दिए हैं, जो एक वकील जयंती पाटिल ने दर्ज की थी, वो भी एफआईआर के साथ। कोर्ट ने जयंती पाटिल की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले को गंभीर माना और सीबीआई जांच के आदेश देते हुए यह कहा है कि सीबीआई 15 दिन के अंदर जांच करके बताए कि क्या इस मामले में अपराध हुआ है, और अगर हुआ है तो सीबीआई अपनी जांच के आधार पर एफआईआर दर्ज करे। जब सीबीआई को जांच के कानूनन अधिकार मिल गए हैं, तो अचानक अनिल देशमुख की नैतिकता जाग गई और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब महाराष्ट्र सरकार हड़बड़ाई हुई है, क्योंकि आने वाले 15 दिन उसके राज के आखिरी 15 दिन हो सकते हैं, क्योंकि कोर्ट ने सीबीआई को 15 दिन का समय दिया है।
इसलिए सुशांत सिंह राजपूत के केस की तरह वो महीनों तक चुप नहीं बैठ सकती। उसे 15 दिन के अंदर यह बताना होगा कि अनिल देशमुख के 100 करोड़ की वसूली कांड में कितनी सच्चाई है। सीबीआई इस मामले में सबसे पहले परमबीर सिंह से पूछताछ करेगी, जिन्होंने ये आरोप लगाए हैं। अगर परमबीर सिंह के पास अपने लगाए आरोपों के सबूत हैं, तो वो उन्हें सीबीआई को सौंपने होंगे। और वैसे भी परमबीर सिंह खुद भी इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। अगर वो सबूत नहीं देंगे तो उनकी खुद की विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी और लोग उन पर भरोसा करना छोड़ देंगे। जो सबूत परमबीर सिंह से सीबीआई को मिलेंगे, उनको लेकर वो अनिल देशमुख से पूछताछ करेगी। और मामला क्योंकि सचिन वाजे को 100 करोड़ की वसूली का टारगेट देने का है, तो सीबीआई सीधे एनआईए से संपर्क करेगी, क्योंकि सचिन वाजे एनआईए की कस्टडी में है। फिर सीबीआई सचिन वाजे से पूछताछ करेगी। अगर सचिन वाजे इस बात को मान लेता है कि गृह मंत्री अनिल देशमुख ने उसे 100 करोड़ की वसूली का टारगेट दिया था, तो सीबीआई 15 दिन के अंदर बॉम्बे हाई कोर्ट को बताएगी कि प्रथम दृष्टया इस मामले में अनिल देशमुख आरोपी नजर आते हैं, जिसके बाद सीबीआई के पास अनिल देशमुख के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आधार और अधिकार दोनों होंगे। जब राज्य के गृह मंत्री का नाम 100 करोड़ की वसूली में आएगा, तो सबसे पहले जांच इसी बात की होगी कि ये पैसा गृह मंत्री किसके लिए मांग रहे थे। खुद के लिए, अपनी पार्टी यानी एनसीपी के लिए, या फिर अघाड़ी सरकार यानी शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस तीनों के हिस्से में ये पैसा जाना था। हालांकि ये लंबी जांच होगी, लेकिन अनिल देशमुख के खिलाफ आने वाले 15 दिन में सीबीआई केस दर्ज करती है, तो सबसे बड़ा सवाल उठेगा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर कि आखिर कैसे उनकी जानकारी के बिना एक पूरा मंत्रालय वसूली गैंग चला रहा था। उस वसूली गैंग का सबसे बड़ा गुर्गा सचिन वाजे, जो शिवसेना की सिफारिश से सस्पेंडेड होने के बावजूद बहाल किया गया, क्या वो एनसीपी के लिए काम कर रहा था? जिस शिवसेना की उसने सदस्यता ली थी, जिसके इशारों पे काम करने के उस पर लगातार आरोप लगते रहे हैं, क्या उसने उस शिवसेना के मुखिया को इतने बड़े वसूली कांड के बारे में नहीं बताया होगा? और अगर बताया था, तो फिर उद्धव सरकार ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? यहां आपको बता दूं कि सचिन वाजे का पिछले दिनों जो चिट्ठा खुलकर सामने आया है, वो साफ बताता है कि मुंबई पुलिस में उसकी रैंक भले ही एपीआई की थी, लेकिन ऑरा कमिश्नर की ही तरह था। इसीलिए वो सीधे अनिल देशमुख और उद्धव ठाकरे से बात करने की औकात रखता था। साफ है, सीबीआई जांच की आंच उद्धव ठाकरे पर भी आएगी। पूरे मामले में महाराष्ट्र सरकार की सबसे कमजोर कड़ी सचिन वाजे ही है, जो कहीं ना कहीं इस बात से टूटा हुआ है कि एंटीलिया केस में महाराष्ट्र सरकार ने उसकी मदद नहीं की। एनआईए ने उसके खिलाफ इतने सबूत इकट्ठा कर लिए हैं कि वो एंटीलिया केस और मनसुख हिरेन की मौत के मामले में बुरी तरह फंस चुका है। मामला केंद्रीय एजेंसी के पास है, तो महाराष्ट्र सरकार उसे बचा भी नहीं पा रही। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार की मदद करके उसे कोई फायदा नहीं है। दूसरी कमजोर कड़ी है परमबीर सिंह, जो लेटर बम फोड़कर यह साफ कर चुके हैं कि महाराष्ट्र सरकार के साथ अब खुली जंग होगी। परमबीर ने भले ही चिट्ठी में नाम एनसीपी के अनिल देशमुख का लिखा है, क्योंकि वो पुलिस महकमे के मंत्री हैं, लेकिन निशाना तो अघाड़ी सरकार पर ही है, क्योंकि किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री के बाद गृह मंत्री ही सबसे अहम भूमिका में होता है। परमबीर सिंह जानता है कि मामला गृह मंत्री से सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचना तय है। अब 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा सरकार का काम पूरी तरह बिगड़ चुका है। बीजेपी जिस तरह से पूरे मामले में हमलावर है, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में उद्धव ठाकरे के इस्तीफे की मांग वो जोर शोर से करेगी। और महाराष्ट्र बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जिन्हें इस मामले में एफबीआई यानी फडणवीस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहा जा रहा है, वो पहले दिन से ही इस पूरे मामले में अघाड़ी सरकार से 10 कदम आगे चल रहे हैं। चाहे एंटीलिया केस में सचिन वाजे का रोल हो या मनसुख हिरेन की मौत का मामला, फडणवीस ने विधानसभा से लेकर मीडिया तक तर्कों के साथ आरोप जड़े हैं, जिनके जवाब उद्धव सरकार दे नहीं पाई। इसीलिए आने वाले 15 दिन उद्धव सरकार के लिए आखिरी 15 दिन हो सकते हैं, क्योंकि सीबीआई अगर अनिल देशमुख के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के सबूत इकट्ठा कर लेगी, तो बीजेपी उद्धव सरकार को गद्दी छोड़ने पर मजबूर कर देगी। ये तो राजनीति की बात हुई, लेकिन जरा सोचिए, अगर अनिल देशमुख पर लगे आरोपों में सच्चाई है, तो मुंबई के लोगों के साथ कितनी नाइंसाफी है। कोरोना की मार से जूझ रही देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पिछले 1 साल में कामकाज ठप पड़ने से अरबों का नुकसान हुआ है। वहीं उद्धव सरकार कोरोना को काबू करने में तो सफल नहीं रही, उल्टा उसकी सरकार के मंत्री और पुलिस इस बुरे वक्त में भी आम नागरिकों से करोड़ों की वसूली करके अपने खजाने भर रहे हैं।
इससे बड़ा धोखा भला जनता के साथ और क्या हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।